स्वागत है सभी का हमारे नए सेशन आधुनिक हिंदी काव्य आंदोलन में। आज हम जिक्र करेंगे आधुनिक हिंदी के, जो आधुनिक हिंदी में तुलसीदास है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, जिन्हें आधुनिक युग के तुलसीदास के रूप में जाना जाता है और जिनकी रचना साकेत को राम काव्य के में रामचरितमानस के बाद दूसरा स्तंभ माना जाता है। तो गुप्त जी की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि उनके जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चूँकि ये पहले ब्रज भाषा में रचनाएं रचते थे, उसके बाद सब इनका शुरुआत होता है आगे चलकर खड़ी बोली में। तो इनके जो गुरु थे, जो काव्य गुरु थे, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये लिखते हैं कि करते कैसे तुलसी भी मानस नाद, अगर नहीं मिलता उन्हें महावीर का प्रसाद। करते तुलसी भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात वो यहाँ पर अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति अपनी भावना जो उनके मन में थी, गुरु के प्रति जो एक शिष्य की भावना होती है, उसको प्रलाक्षित करते हैं तुलसीदास और हनुमान जी की संबंध है उसे दर्शाते हुए। तो हम शुरुआत करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं थी वो कलकत्ता से निकलने वाले पत्र वैश्वपरक में छपती थी। इनके संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें, हम सभी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ से हम मतलब रहने नहीं देंगे। तो देखते हैं, द्विवेदी जी के नेतृत्व में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के लिए उनकी रचनाएं रची। मतलब कि अब बहुत सारी अनेक रचनाएं जो कि जैसा कि वो चाहते थे, थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती थी, तो जिससे महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे भाषा विद थे जो कि स्वयं से ही सभी को शुद्ध करके अपने पत्रिकाएं प्रकाशित कर देते थे। तो इनकी कुल मौलिक जो ग्रंथ है वो 40 माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद इनकी रचनाओं को हम देखेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, एक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी रचना जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है साकेत, भारत भारती, जयद्रथवत। तो साकेत के बारे में पहले देख लेते हैं। तो साकेत 1931 में प्रबंध काव्य के रूप में आता है, जिसमें कुल 12 सर्ग हैं। यह इससे लिखने का जो कालावधि है 15 वर्ष 1916 से लेकर 1931 तक होता है। इससे लिखने की इन्हें प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित काव्य की उपेक्षिता और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से हुई, जिसे उन्होंने अपने छंद नाम भजंग भट्टाचार्य नाम से लिखा था। कहीं कहीं भजंग भोजन भी आता है। यह तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। इसके लिए इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला गया था। याद रखिएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आज के ज्ञानपीठ के समान है। यह साहित्य अकादमी का ये उस समय का बहुत बड़ा पुरस्कार था, जो कि महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए दिया जाता था। जैसे कि महादेव वर्मा को यामा पे मिला था और प्रसाद जी को कमायनी पे मिला था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाओं के लिए दी जाती थी। यह रचना नारी चेतना से संबंधित रचना है। इनके गुप्त जी मूलतः नारीवादी यानी कि नारी से संबंधित रचना करने वाले रचनाकार थे। इनकी बस एक रचना पंचवटी, जो कि लक्ष्मण जी को केंद्र में बनाकर रची गई है, जो कि पुरुष के केंद्र में रखकर रची गई है। तो इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ एक ही रचना है। मूलतः ये नारीवादी रचनाकार थे। नारीवादी से अर्थ स्त्री विमर्श से नहीं है, बल्कि नारी को केंद्र में रखकर लिए गए रचना से, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा। इसका सबसे बड़ा सर्ग नवम सर्ग उर्मिला सर्ग है। उर्मिला के वियोग वर्णन का जो है, ये इसकी अनुपम निधि, जैसे कि जायसी का नागमती अनुपम निधि कहलाती है, जायसी के नागमती का वियोग खंड, उसी तरह इसका जो उर्मिला का है नवम सर्ग और थोड़ा सा दसम सर्ग में, ये इसकी महत्वपूर्ण है, अनुपम निधि मानी जा सकती है। आचार्य नंदुराय वाजपेयी के अनुसार साकेत आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। इस रचना में
आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार 1911 में साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले छोटे लाल बृहस्पति हैं। ये याद रखिएगा कि इन्होंने माना है कि इससे पहले कोई छोटे लाल बृहस्पति थे जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार कर दी थी, अपनी पृष्ठभूमि। साकेत के आधार पर ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक का तुलसीदास कहा है। और प्रिय प्रवास के आधार पर हरिऔध को गणपति चंद्र गुप्त ने ही सूरदास कहा है, आधुनिक युग का सूरदास कहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी जो रचना है भारत भारती, जो कि भारत भारती इनकी ख्याति का आधार है। खड़ी बोली में जो पहले इनकी जो पुस्तक आती है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक आती है, वो जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध उससे हिंदी में, क्योंकि इससे पहले हिंदी उतना प्रसिद्ध नहीं थी, गद्य में थोड़ा बहुत आने लगा था पर काव्य में नहीं थी। तो गुप्त जी ही पहले थे जिन्होंने जयद्रथ वध ऐसा लिखा जिससे काफ़ी मतलब लोगों के चर्चा में है कि हिंदी में ऐसी रचनाएं हो सकती हैं। और उसके बाद जो भारत भारती है उससे विजय पताका के रूप में जाना गया, जो कि न कि सिर्फ हिंदी में काव्य में हिंदी को, हिंदी साहित्य में, बल्कि मैथिली शरण गुप्त को जो वो ख्याति जो आज हम उन्हें जानते हैं वो दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत भारती। तो उसके संबंध में कुछ देखते हैं कि भारत भारती काव्य कारण ही 1936 में गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना भारत भारती है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण किस लिए कहा गया? क्योंकि ये उनकी ख्याति का आधार है। भारत भारती काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य है। गुप्त जी द्वारा रचित यह काव्य 3 भागों में है, याद रखिएगा, 3 खंडों में, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत में वो हमारे भारत की जो पूर्वज थे और उनके जो वीरता थी, हमारी भूमि की जो श्रेष्ठ बातें थी उसकी गौरव गाथा गाते हैं। वर्तमान में, वर्तमान काल में, वर्तमान में जिस तरह अंग्रेज ने उन्हें बर्बाद किया है, जिस तरह आक्रमणकारियों ने, बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आकर उसे बर्बाद किया, उसकी अपयश की गाथा गाते हैं भारत की। और भविष्य में लोगों को, युवाओं को जागृत करना चाहते हैं कि तो हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, वीर थे और साहस थे, तो आप लोग को क्या हो गया है? आप उन्हीं के पुत्र हैं, आप उन्हीं के पीढ़ियाँ हैं, तो फिर आप भी अपने देश के लिए, अपने देश के अपयश को देखिए क्या हो रहा है। सब लोगों जैसे भारतेंदु जी सबको जागृत करते हैं, उसी तरह ये भी वर्तमान में, भविष्य में यही चीज़ करते हैं कि लोगों को जागृत करने का कार्य करते हैं। कुछ अन्य बात गुप्त जी संबंध में, इनकी पहली जो रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना, वो हेमंत है, 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि अव्यवस्थित रूप में थी, जिसे शुद्ध कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में प्रकाशित किया था। यह ध्यान रखिएगा कि इनकी पहली रचना हेमंत है। और अगर गुणवंत हेमंत आए तो गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है, उन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया, आप जरूर देखिएगा। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य की कुल संख्या 19 है और 2 महाकाव्य है। रंग में भंग, जो कि इनकी एक पहली पुस्तक मानी जाती है, तो रंग में भंग चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से जुड़े आन का वर्णन है। देखिए इनके कहा, ये भी पूछा जाता है कि कौन से इनके खंड काव्य है, कौन से इनके महाकाव्य है, कौन से मुक्तक है, और ये भी पूछा जाता है कि इनके काव्य के विषय वस्तु क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। द्विवेदी के श्रेष्ठ रचनाकार, अग्रणी जो भी कहिए, मूर्धन्य कहिए, वही थे। तो इनकी सभी रचनाओं से बहुत विस्तार से प्रश्न आते हैं। यही कारण है कि मैंने पहले इनके सभी रचनाओं का नाम ना बताकर पहले उसके विषय वस्तु का जिक्र किया है, ताकि पहले मैं विषय वस्तु का जिक्र कर लूँ, उसके बाद जब मैं उसका नाम लूँगी तो आपको वो चीज़ फिर से पुनः याद होता जाएगा। तो रंग में भंग चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से जुड़े आन का वर्णन है। मंगल घट इनका कविता संग्रह है, जिसमें केसु की कथा, स्वर्णोद्गार आदि फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं। पंचवटी लक्ष्मण पर आधारित काव्य है। पंचवटी में थोड़ा सा बताऊं तो पंचवटी
एक प्रसंग आता है जहाँ पर एक रात का प्रसंग आता है जहाँ का वनवास का जिक्र होता है, जहाँ ऑल 13 वर्ष खत्म हो चुके हैं, 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ 1 वर्ष बाकी है वनवास में। और रात का समय है, रात्रि के समय में श्री राम जी और सीता जी अपने कुटिया में विश्राम कर रहे होते हैं, सोए रहते हैं। और चूँकि आपको पता होगा कि लक्ष्मण जी इन 14 वर्षों में कभी भी सोए नहीं थे, वे बाहर जो है सीता जी की कुटिया को पहरा दिया करते थे रात्रि को जाकर। तो उसी रात को पहरा दे रहे होते हैं, आधी रात को उर्मिला की याद में अपना खोए रहते हैं। उसी बीच में एक बहुत सुंदर अप्सरा उनके सामने आती है और उनसे उनके देखकर यूँ जंगल में और अकेले एक सुंदर, चूँकि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, इसलिए उन्हें देखकर जो बहुत सुंदर एक स्त्री रहती है उसका जो उनकी तरफ आकर्षण हो जाता है और दोनों लोग का थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है। वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है, लक्ष्मण जी नकार देते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से शादीशुदा है तो ये नहीं कर सकते। बाद में हमें पता चलता है कि वो जो सुंदरी थी वो एक सुपर्णखा थी, रावण की माँ सुपर्णखा। इसी प्रसंग का जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। बाद में ऐसा दिखाता है कि वो राम जी से भी आकर्षित हो जाती है, चूँकि राक्षसी प्रवृत्ति का यही उस समय दिखाया जाता था कि मतलब कि एक इंसान, कोई भी पुरुष या नारी हो, अगर उसका चरित्र जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है। अगर उसका चरित्र किसी एक इंसान पर नहीं टिकता है तो वो उसे हम एक बुरे रूप में ही देखते हैं, क्योंकि इंसान का चरित्र ही उसका असल धन हो माना जाता है। तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक राक्षस की प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है कि एक रात तो अपने को पूर्ण रूप से लक्ष्मण जी को समर्पित करने को तैयार होती है और दूसरे ही पल में जब राम जी सामने आते हैं तो राम जी ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा दोनों पुरुष हैं, फिर भी वो लक्ष्मण जी को छोड़ राम जी को, यानी कि उसका अपना मन पे वश नहीं है। उसका मन पे वश ना होना ही उसके चरित्र की दुर्बलता को दर्शाता है। तो ये हम शुरू से ही देख पाते हैं कि राक्षसी के यहाँ पर भी रावण को भी विद्वान दिखाते हुए भी उसकी जो एक कमी दिखाई जाती है कि उसका चरित्र में कहीं कमी रहती है। विभीषण जो कि राक्षस परिवार से होते हुए भी एक बहुत अच्छे चरित्रवान पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो इंसान का असल धन चरित्र वही होता है, ये माना जाता है। तो ये बात हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि विकट भट्ट, तो रचना में जो विकट भट्ट रचना में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन है। ये सब पूछे जाते हैं, मैं यूँ ही जिक्र नहीं कर रही हूँ, ये सब PYQ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की वियुक्त पत्नी के त्याग और वर्णन का कथा है। तो इन्होंने मोस्टली उन्हीं लोगों को आधार बनाया है जिन्हें पति से वियोग हो गया है जिनका, जैसे विष्णुप्रिया भी चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लेकर चले जाते हैं, जो विरह हो जाता है सन्यास, तो विवाह उनकी कोशिश की जाती है कि उनका विवाह कर दिया जाए। उनकी प्रथम पत्नी का जो है स्वर्गवास हो जाता है तो इनका दूसरा विवाह किया जाता है ताकि एक पुत्र हो जाए। जैसे भी किसी पुरुष या स्त्री, किसी का भी मूल रूप से उस जमाने में पुरुष का ही अगर मन घर संसार में ना लगे, विराग की ओर जाता था या फिर कुछ भी होता था, तो उससे लोगों की ये धारणा होती थी कि उसका विवाह करा दिया जाए तो उसका घर संसार बच्चा तो वो उसमें उलझ जाएगा, फिर उसके बाद इधर उधर नहीं जाएगा। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की दूसरी शादी की जाती है विष्णुप्रिया से, पर फिर भी वो उनका घर संसार में मन ना लगकर वो वैराग्य की तरफ ही ज़्यादा अग्रसर होते हैं और वो दीक्षा लेकर चले जाते हैं। तो उसके साथ विष्णुप्रिया का जीवन जो अकेले, चूँकि उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ रहता है, तो उनके आगे का जीवन कितना दुखपूर्ण होता है, एक पति के बगैर एक पत्नी का जीवन, ये इसको चित्रित किया गया है। साकेत में भी हम इसी तरह देखते हैं कि उर्मिला जी के लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद उर्मिला का वियोग वर्णन उसी तरह आता है। और यशोधरा में भी हम यही देखते हैं, जब गौतम बुद्ध छोड़कर चले जाते हैं तो उनका यशोधरा का क्या होता है, तो ये तरह वियोग वर्णन ही रहा है। गुप्त जी को दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन दत्त, जो कि बंगाली रचनाकार थे, की रचनाओं का अनुवाद किया है। इनका प्रिय छंद हरिगीतिका था, जिसका इन्हें बादशाह भी कहा जाता था। इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता था। तो पहले हम इनकी रचनाओं को देखते हैं और उसके बाद इनकी पंक्तियों को देखेंगे और इनसे संबंधित जो विषय वस्तु कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको भी देखेंगे। तो पहले इनकी रचना है रंग में भंग, 1909 में आती है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। भारत भारती
भांति भांति रंग में भंग। चलिए हम आपको क्रमवार बताते हैं। मैंने सोचा था ऐसे ही बता दूं कि केवल महत्वपूर्ण का जिक्र करूँगी, पर चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है मैं आपको क्रमवार ही बताती हूँ, आप लिख भी सकते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 28, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 36, सिद्धराज 36, नहुस 40, कुणाल गीत 42, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र प्रदीक्षण 1950, विष्णुप्रिया 57, झंकार, ये झंकार थोड़ा सा पीछे रखा था, झंकार 1929 में होगा। तो इसमें से मैं बता देती हूँ कि अब किस किस को एकदम याद ही रखना है। तो उसमें से भी कुछ का है जिनका नाम याद रखना है, और ये किस प्रकार का है, मुक्तव है, प्रबंध में भी खंड है कि खंड है कि महाकाव्य, ये ध्यान रखना है। और कुछ का है जो कि आपको बहुत देर में जाकर उसकी पंक्तियों को भी पढ़ना है, तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो रंग में भंग, इसका आपको ये याद रखना है कि रंग में भंग हो गया, अनग हो गया, द्वापर हो गया, और विष्णुप्रिया हो गया, ये सब, विकट भट्ट हो गया, ये सब रचना है। इन सब को ये याद रखिएगा केवल पंचवटिका की किस प्रकार की रचना है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक है, और इसका प्रकाशनवश और गुप्त जी का है, बस ये याद रखिएगा। लेकिन भारत भारती, जयद्रथवाद, साकेत और यशोधरा, इन चारों के आपको पंक्तियों को भी याद रखना है, बहुत डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना है। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि इनकी पंक्तियों से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। थोड़ा सा और जिक्र करेंगे कि इनकी रचनाओं को हम कुछ भागों में बांट के देखते हैं, क्योंकि उस समय में आख्यानक काव्य बहुत ज़्यादा चला करते थे द्विवेदी युग में। तो राम संबंधी, कृष्ण संबंधी, तो इन्होंने बहुत सारे धर्मों से संबंधित काव्य लिखे हैं। तो उन संबंधी रचनाओं को थोड़ा मैंने अलग अलग बांट के आपको दिखाना चाहा है। जैसे इनके राम संबंधी जो काव्य है वह साकेत, पंचवटी, प्रदीक्षण। कृष्ण संबंधी काव्य है द्वापर, वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य विष्णुप्रिया, बौद्ध मत संबंधी काव्य यशोधरा और अनक, सिख धर्म संबंधी गुरुकुल, इस्लाम धर्म संबंधी काबा और करबला। इनकी एक रचना महात्मा गांधी से संबंधित है, अंजलि और अर्ध। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। इन्होंने कहा है, मैं बताती हूँ कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले तथा मन में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था। ये उनके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि भारत भारती की प्रेरणा इनको किससे मिली थी। मैंने इसे पूर्व भारत भारती के संबंध में कुछ जिक्र कर दिया था, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि इनको भारत भारती की जो है उनको मौलाना हाली के मुसद्दस हाली से इसकी प्रेरणा मिली थी। और वो लिखते हैं कि कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुरोध किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस पुस्तक के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं भारत भारती के संबंध में कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। शुक्ल जी लिखते हैं, यह पुस्तक पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। भारत भारती की लोकप्रियता का यह आलम था कि यह रचना उस समय प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों आदि में गाई जाने लगी थी। मैं भारत भारती, साकेत सभी पर एक एक अलग अलग सेशन लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण रचना है। मैं साकेत पर पहले भी वीडियो डाला हुआ है, मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और मैं सभी रचनाओं का जो महत्वपूर्ण सभी रचनाओं की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उसका मैं जिक्र करूँगी। आज मैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों का जिक्र तो करूँगी, पर मैं सभी को एक जगह करके करूँगी, अलग अलग नहीं। तो चलते हैं हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं उनको देखते हैं।
मुझे ज्ञात है कि आप लोग को ये पंक्तियाँ पता होगी, पर फिर भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले भारत भारती से, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये सभी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है कलेश का। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। मैं इससे जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं मैं एक सेशन लेकर आऊँगी, जिसमें सभी का बहुत विस्तार में व्याख्या करूँगी। इसकी महत्वपूर्ण जो वर्तमान, भविष्य और अतीत के खंड है उससे संबंधित। आगे संकेत की पंक्तियों को देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, चूँकि जो भी राम भक्त हैं, जो भी स्वयं को श्री राम का भक्त मानते हैं, उनके लिए गुप्त जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। वो कहते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। अर्थात जिसने राम को मान लिया उनके अलावा किसी को नहीं मान सकता है। अगर राम मानव है, वो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर क्षमा करे, मैं निरीश्वर हूँ, मेरा कोई ईश्वर नहीं है, कि मेरा मन तो तुम में रम किया है, ऐसा वो कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं। आगे, पहले आँखों में थे मानस में कुछ मगन प्रिय अब थे, पहले आँखों में थे मानस में कुछ मगन प्रिय अब थे, छीटे व उड़े थे बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। सखी नील नभ सर से उतरा या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। ओ मेरे मानस के हास खिल सहस्त्रदश सरस सुवास, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। इस पंक्ति को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PVI में रखिएगा कि सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। आगे यशोधरा से, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। पंचवटी से, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छंद चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको गुप्त जी से जुड़े यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर